ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी आज के दिन में बहुत ही कॉमनली ऑप्टेड प्रोसीजर है और ख़ास करके वैसे पेशेंट जो कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट की सर्जरी जिनकी बचपन में हो रखी है उनमें इस सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इन पेशेंट्स में जनरली मिड फेशियल हाइपोप्लेजिया, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा बीच का चेहरे का हिस्सा थोड़ा दबा हुआ होता है जो कि एक डिप्रेस्ड फेस का अपीयरेंस देता है और बहुत एस्थेटिक लुक आने में मुश्किल होती है। तो इसके वजह से हम ऐसे पेशेंट्स को जब वो ग्रो होके 18 ईयर्स एंड अबव हो जाते हैं तो ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी की सलाह देते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूँ। मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम इस वीडियो में मेनली 5 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला, कि कौन है ऐसे लोग जिनको ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, क्या होने वाली है कॉस्ट जुड़ी हुई इस सर्जरी से। तीसरा, इसमें हम रिकवरी कैसे देखते हैं। चौथा, कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमें कैसा रखना होता है ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी के बाद। और पांचवा, कि आप कब अपने डेली रूटीन को फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले सवाल की बात करें कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं, तो इसमें हमारे पास 3 कैटेगरी ऑफ पेशेंट आते हैं। पहला, वो जिनको कि बचपन में क्लेफ्ट लिप और पैलेट रहा है जिसकी वजह से उनका मिड फेशियल हाइपोप्लेजिया यानी कि बीच का चेहरे का हिस्सा दबा हुआ है। दूसरे, वो जो कि डेवलपमेंटल एनोमली से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि जिनको फेशियल एसिमेट्री होती है, एक तरफ चेहरे का हिस्सा बड़ा लगता है, एक तरफ छोटा लगता है, या किसी तरह का कैंट नज़र आता है, चेहरे में टेढ़ापन नज़र आता है, वो इस सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरे कैटेगरी ऑफ पेशेंट वो होते हैं जिनको कि जॉ के प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से सांस में लेने की दिक्कत होती है, जिसको कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं। जब भी हमें पेशेंट कॉल पे टेलीफोनिक कंसल्टेशन करते हैं या प्राइमरी कंसर्न के लिए आप हमारे पास आते हैं, तो जो पेशेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि क्या कॉस्ट जुड़ी है इस सर्जरी से। क्योंकि सर्जरी सुनने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, तो लोगों के मन में ये धारणा बनी हुई है कि ये सर्जरी महंगी होती होंगी। पर मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी डिपेंड करता है कि हम किन किन प्रोसीजर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि क्या हम सिर्फ अपर जॉ की सर्जरी कर रहे हैं, या हम लोअर जॉ की सर्जरी कर रहे हैं, या हम दोनों कर रहे हैं, और साथ में उसके कोई एडिशनल प्रोसीजर तो नहीं कर रहे हैं जैसे कि फैट ग्राफ्टिंग या कोई और एडिशनल प्रोसीजर, जिससे कि हम और भी अच्छा एस्थेटिक और प्लीजिंग लुक पेशेंट को दे सकते हैं। अगर मैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करूं तो इसमें जनरली जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो है कि आप अपना ओरल हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन करें, क्योंकि ये सारी सर्जरी मुंह के अंदर से होती है। तो हम चाहते हैं कि पेशेंट्स अपने ओरल हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान रखें। साथ ही साथ जो हमने मेडिकेशंस पोस्ट ऑपरेटिव फेज में दिया है वो टाइम पे लें। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर में वो ये होती है कि आपको फर्स्ट 2 to 3 वीक्स सॉफ्ट डाइट पे रहना होता है, क्योंकि जब हम जॉस के पोजीशन को चेंज करते हैं तो टीथ की भी पोजीशन चेंज होती है, और यदि हम बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ें खाएं इस दौरान तो हो सकता है कि हीलिंग में डिले हो सकता है या डिज़ायर्ड हीलिंग हमें अचीव ना हो। तो इसलिए हम अपने सारे पेशेंट्स को कहते हैं कि आप प्लीज़ सॉफ्ट और सेमी सॉलिड डाइट लें ताकि आपको भी च्यूइंग में इजी रहे, साथ ही साथ आपकी रिकवरी फास्ट हो। साथ ही साथ हम ये भी बोलते हैं कि आप प्रोटीन रिच डाइट लें जो कि आपके हीलिंग में असिस्ट करती है। अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो जनरली जो स्वेलिंग आती है सर्जरी के साथ वो फर्स्ट 3 वीक्स तक रहती है। 3 वीक्स के बाद आपकी स्वेलिंग ऑलमोस्ट 50 to 60% चली जाती है, जिस टाइम पे आप अपने सारे एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। द ओनली थिंग जो हम मना करते हैं आप लोगों को 3 वीक्स के बाद वो ये होता है कि किसी भी तरह का स्टर्नस या फिजिकल वर्कआउट ना करें। इसकी वजह से ब्लीडिंग और स्वेलिंग की रिस्क बढ़ जाती है। तो हम अपने सारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स सर्जरी के बाद किसी भी तरीके का स्टर्नस एक्टिविटी ना करें। अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं तो सर्जरी के 7 डेज के बाद से आप अपना नॉर्मल डेली कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आईटी में काम करते हैं और आपका वर्क फ्रॉम होम टाइप का वर्किंग प्लेस है जहां कि आपको स्क्रीन टाइम पे देना होता है, तो आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। बस ये होता है कि आपको बीच में थोड़े ब्रेक्स लेने होते हैं ताकि आपकी कंटिन्यूसली एक स्टर्नस सिटिंग पोजीशन ना रहे और साथ में आपको थोड़ा फिजिकल मूवमेंट बीच बीच में मिलती रहे। तो आज हमने इस वीडियो में ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी या जॉ सर्जरी के बारे में बात करी और मैंने बताया कि कौन से वैसे लोग हैं जिनको ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ उनका पोस्ट ऑपरेटिव फेज और रिकवरी कैसा होता है और किन प्रोसीजर्स पे हमारा कॉस्ट डिपेंडेंट होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।
साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल SB एस्थेटिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।